जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर CDP लेकर आया हूँ। 17 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है। 10 तक करवा दिए थे, अब उसके आगे चल रहे हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला 10 हो गया था, 11वें पे। क्वेश्चन नंबर 11, लैंग्वेज एंड थॉट, ब्लैंक दिया है। पहला ऑप्शन, इंटरेक्ट इन मेनी सिग्निफिकेंट वेज। ऑप्शन नंबर 2, डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑप्शन 3, हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। ऑप्शन 4, इंटरेक्ट ओनली ए फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म वे। इसको हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में क्या कह रहा है। भाषा और विचार के बारे में हमको बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा है ऑप्शन सही। पहला, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, एक स्थिर और एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, भाषा और विचार। सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषा और विचार क्या होता है। भाषा और विचार, भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, मतलब अंतःक्रिया करते हैं। बिना भाषा का विचार नहीं उत्पन्न होगा। ठीक, जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, अपनी मातृभाषा में या किसी चीज़ों को विचार करता है, किसी चीज़ों का ठीक सोचता है। उसका थॉट भी किसके अनुसार चेंज होता है, उसके भाषा के अनुसार ही। ठीक, तो क्या करते हैं, भाषा और विचार एक दूसरे में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक, ऑप्शन के अनुसार देखिए कौन सा सही होता है। कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, तो क्या भाषा और विचार कई तरीके से एक दूसरे में अंतःक्रिया करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दूसरा क्यों नहीं होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो क्या एक दूसरे से स्वतंत्र का मतलब कि अलग अलग विकसित होते हैं, ये तो गलत बात है। एक दूसरे के साथ ही विकसित होते हैं। बच्चे में जैसे ये नहीं होता है कि हाँ पहले भाषा का विकास हो जाए तब उसके बाद सोचना विचारना चालू करें, तो ये तो गलत हो जाएगा। किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये डेफिनेटली प्रभावित करता है। बिना भाषा और विचार के वो कैसे आगे ग्रोथ करेगा। ठीक, तो ये भी गलत। एक स्थिर और एक रूप तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, ये भी गलत। कई तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, अराउंड व्हाट एज डू चिल्ड्रन जनरली गेट ए इनिशियल सेंस ऑफ जेंडर रोल्स। तो क्वेश्चन 12 कह रहा है कि किस एज में बच्चे जेंडर की भूमिका को समझने लगते हैं। ऑप्शन ए 14 ईयर्स, ऑप्शन 2 10 ईयर्स, ऑप्शन 3 14 ईयर्स, ऑप्शन 4 18 ईयर्स। इसको हिंदी में देख लेते हैं। लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। 4 वर्ष तक, मतलब 4 वर्ष तक होते होते बच्चों में जेंडर की भूमिका। अब जेंडर भूमिका मतलब जैसे हम क्या होता है बच्चे जब 4 वर्ष तक होते हैं तो क्या बुलाते हैं, मम्मी पापा। उसमें जेंडर उनकी भाषा में जेंडर झलकने लगता है कि किसको कौन से स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, वो इंडिकेट होने लगता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश में, टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन, ए टीचर शुड क्रिएट ए क्लास एनवायरनमेंट विच। ऑप्शन 1, नर्चर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, प्रमोट्स स्टीरियोटाइप एंड लेबलिंग, nurtures intentive belief about ability। ऑप्शन 4, प्रमोट्स competitive फीलिंग among स्टूडेंट्स। हिंदी में देख लेते हैं इसको।
शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो किससे रहित हो, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। समावेशन, अब समावेशन क्या होता है? इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं इसको। समावेशन, समावेशन इसके अर्थ से ही देखो, जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या होना है? एक दूसरे में समाहित करना। तो समावेशन का मतलब होता है कि जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं एक ही जगह से ना हो, उसमें कई तरीके से उसको शिक्षा मिले। जैसे इन्वायरमेंट से उसका विकास हो, कल्चरल से, ठीक, अनेकों प्रकार से जो क्लास में एक्टिविटी होती है उसके आधार पे। तो इसी को कहते हैं समावेशन। मतलब कि समावेशन में जो शिक्षा दी जाती है उसको कई जगह से जोड़ कर दी जाती है बच्चों, जिससे उसका विकास बहुत तेजी से हो, ठीक। तब देखते हैं ऑप्शन, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करें। तो विविधता मतलब वही बताएं कि अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं या जैसे कल्चरल इन्वायरमेंट, कॉलेज की एक्टिविटी, स्कूल की एक्टिविटी, ठीक, घर की एक्टिविटी, ये सब क्या है? समावेशन में समाहित होते हैं। प्रतिग्रहण को पोषित करें, तो ये तो सही होता है समावेशन के हिसाब से, ठीक। शिक्षा में और रूढ़िवादियों नामकरणों को बढ़ावा दे, ये गलत। योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करे, योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करे। हमको इसमें से जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा उसी को क्लिक करना होगा कि कौन सा सही है। योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करें, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। तो समावेशन से तो ये भी होता है, ठीक, ये भी होता है, लेकिन होता कौन सा नहीं है? रूढ़िवादियों नामीकरणों को बढ़ावा दे, ये तो गलत होता है एकदम डेफिनेटली। जहाँ पे भी स्टेरियोटाइप आ जाए उसको गलत कर देते हैं। जैसे देखिए इंग्लिश में है ना, स्टेरियोटाइप प्रमोट्स स्टेरियोटाइप एंड लेबलिंग, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। समावेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सटीक यहीं बैठ रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। टू यूटिलाइज असेसमेंट एज असेसमेंट फॉर लर्निंग इट शुड बी डन मैनली, ठीक। मतलब अधिगम के लिए मूल्यांकन का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? ऑप्शन 1, एज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ सिलेबस, एट एंड ऑफ द सेशन ओनली, एट बिगिनिंग ऑफ द सेशन ओनली, ठीक। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसी के बारे में चर्चा होती है। तो बच्चों का मूल्यांकन पर डे करना चाहिए, बच्चे का मूल्यांकन प्रतिदिन करना चाहिए, तभी उसकी एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा। कि जैसे अब क्लास में हम क्लास में गए, अब क्लास में जाने से पहले हम जब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उसमें हम पहले जानेंगे कि बच्चों को क्या समझ है क्या नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक। उसका जब पढ़ा लेंगे तो उसके बाद फिर उनका हम फीडबैक लेंगे कि उनको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये क्या है? एक प्रकार का मूल्यांकन है। तो ये क्या इसलिए बच्चों का मूल्यांकन प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक। अब मूल्यांकन कई टाइप का होता है, तो ऑप्शन के अनुसार हिंदी में देख लेते हैं। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप से इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, ये गलत है। जैसे हम लोग के स्कूल में होता था हाफ ईयरली एग्जाम, ये भी क्या है? मूल्यांकन का एक प्रोसेस है, लेकिन क्या है? गलत है। सत्र के अंत में मूल्यांकन करें, ये भी नहीं। सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें, तो ये भी नहीं। तो इसका राइट एप्रोप्रिएट मतलब कि एकदम सटीक आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, मतलब प्रतिदिन करें मूल्यांकन, ठीक।
चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट। मतलब कि बच्चों के बीच क्रिटिकल थिंकिंग को कौन प्रमोट कर रहा है, इस ऑप्शन के थ्रू बताना कि बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग को कौन प्रमोटिंग कर रहा है। ऑप्शन ए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हु वाज इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट, हाउ कैन वी अवॉइड वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर, ऑन विच डेट इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड। हिंदी में देख लेते हैं इसी को। निम्न में कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन में बच्चा क्या होता है, जो प्रश्न होता है या टॉपिक होता है उसके गुण और दोष के बारे में बताता है। मतलब ये बच्चा होता है जो क्वेश्चन के दोनों पहलू को देखता है कि उससे क्या फ़ायदा है और उससे क्या घाटा है। ठीक, तो ये आलोचनात्मक चिंतन है। और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्रिटिकल थिंकिंग बारे में अत्यधिक बात करता है, जोर देता है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सवालों का ब्यौरा दिया जाए कि उनका जो सोचने की क्षमता है उसका विकास हो। ठीक, तब देखते हैं इसके आधार पर a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र क्या है। तो ये सब बच्चा एकदम रट्टा मार कर बता देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए नहीं होगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, ये भी क्या यस नो क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या आलोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। ठीक, तो ये भी गलत। हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। इसमें क्या करेगा, बच्चा सोचेगा, कई प्रकार से सोचेगा, कई टॉपिक बताएगा कि हम भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। ठीक, रिजर्वायर बनाकर, तालाब बनाकर, ठीक, पानी का अवशोषण करके। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, इसमें अनेकों प्रकार से उसका गुण और दोष के बारे में सोच रहा है। ठीक, बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल दिवस किस तारीख को मनाया, तो ये भी तो पता है 14 नवंबर को, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन है। मतलब इतना जान लीजिए कि जो आलोचनात्मक चिंतन होता है उसमें यस और नो क्वेश्चन का कोई रोल नहीं होता है। बच्चा यस और नो वाले क्वेश्चन में यस नो में आंसर नहीं देता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू disadvantaged groups it is important to option 1 teach them in a separate section only, promote sense of belonging among them, ignore the social cultural constraint of these student, make tuition taking after school compulsory of them। हिंदी में देख लेते हैं। पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि आ गया समावेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाना। ठीक, कोरिलेट का मतलब होता है कि जैसे एनवायरनमेंट से, और फिर अपना अब अगर बच्चे के केस में आएंगे कि अब तो वहाँ पे बच्चों के क्लास में हम क्या देखेंगे, एनवायरनमेंट बनाएंगे, बच्चों में जो ऊंच नीच की भावना है उसको समाप्त करेंगे, एक जैसा ड्रेस रहे, ये सब क्या करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। अब विद्यार्थी है ना, या बच्चों के बारे में, आप कौन से बच्चे के बारे में, पिछड़े वर्गों के बच्चों के बारे में बात कर रहा है, तो इसके आधार पर हमको ऑप्शन में खोजना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन 1, उन्हें केवल अलग संख्या में पढ़ाया जाए, ये तो गलत बात है। उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। देख लेते हैं तीसरा, उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, ये भी गलत बात है।
इंक्लूसिव एजुकेशन ये बात नहीं करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये बात करता है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक को एक दूसरे से कोरिलेटेड किया जाए और उनमें भेदभाव न किया जाए। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। ठीक, ये भी गलत हो गया। जहाँ भी ट्यूशन आए वो मान नेगेटिव वर्ड है, ठीक, काट देना। स्टेरियोटाइप आए, ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड, इसको भी काट देना। तो अब इसमें अप्रोप्रिएट कौन सा दिख रहा है, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक, जो बच्चे होते हैं उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं पैदा करना चाहिए कि तुम किस जाति से हो, ऊंच जाति से हो कि नीच जाति से हो, तुम्हारा कल्चर क्या है। ठीक, तो इसके बीच में ये सब भावना नहीं पैदा करना चाहिए, उनको एक भावना में पिरोहित करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्टूडेंट विथ डिसकैलकुलिया आर लाइकली टू फेस चैलेंजिंग। ठीक, कह रहा है कि स्टूडेंट विद्यार्थी डिसकैलकुलिया से चेंज करते हैं, चैलेंज मतलब चैलेंज फेस करते हैं, चैलेंज फेस करते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन में मैथमेटिक्स, सिंगिंग, रनिंग, ड्राइंग। हिंदी में देख लेते हैं ये चीज़। गूढ़ज वैफल्य मतलब डिसकैलकुलिया से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गणित, गायन, दौड़ और चित्रण। तो यहाँ पे क्या है, रुकिए फिर से सही से लिख दे रहे हैं। डिसकैलकुलिया। ठीक, डिस मतलब क्या होता है, डिस मतलब क्या होता है, व्यवधान, ठीक, या दोष। ठीक, कैलकुलिया मतलब गणना करना। ठीक, तो अब गणना करने में कौन सा वैफल्य मतलब क्या होता है, रोक, दोष मतलब व्यवधान, कौन सा व्यवधान पैदा करता है। ठीक, तो डिसकैलकुलिया, अब कैलकुलियस मतलब समझ लीजिए गणना, गणना किस में होता है, गणित में। ठीक, अब जहाँ पे भी डिसकैलकुलिया है गणित ऑप्शन टिक कर देना, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 गणित। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस बिकम ए बैरियर फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। ऑप्शन 1 बैरल बुक्स, ऑप्शन 2 टेक्टाइल मैप्स, ऑप्शन 3 असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब, ऑप्शन 4 रिटन एग्जाम। ठीक, तो हिंदी में देख लेते हैं। निम्न में कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है, समावेशन में बाधक बन जाता है। अब बाधक मतलब कि व्यवधान डालता है, रोक डालता है सीखने में। दृष्टिबाधित बच्चों को सीखने में कौन सा इसमें ऑप्शन में से व्यवधान डालता है। ठीक, तो हम दृष्टिबाधित बच्चों पर फोकस करेंगे और इसी के आधार पर हम ऑप्शन में टिक करेंगे। ऑप्शन में ब्रेल किताबें। ब्रेल किताबें क्या होती हैं, जैसे ऐसे ही रहेगा, इस पर ऐसे ऐसे बिंदु टाइप का गोद गोद का बना रहता है, जिससे बच्चे, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उसको छू कर महसूस करते हैं कि उस पर क्या बना है। ठीक, तो वही क्या होते हैं, ब्रेल किताबें। तो ब्रेल किताबें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए समावेशन में काम करता है, उनका बाधक नहीं होता है। ठीक, सीखने में सहायता प्रदान करता है। ये तो क्वेश्चन दृष्टिबाधित बच्चों के अनुसार सही है। ठीक, क्या है, सही है। स्पर्शनीय मानचित्र, ये भी क्या करता है, बच्चों में, दृष्टिबाधित बच्चों में सहायता प्रदान करता है कि वो स्पर्श कर कर बताते हैं। जैसे कोई फिगर है तो उसको छू कर बताएंगे कि आयताकार है कि वर्गाकार है कि त्रिभुज है। ठीक,
अगर कोई और चीज़ मानचित्र है तो उसको भी स्पर्श करके बताएंगे कि किसका है। तीसरा, लिपिक की मदद लेना। लिपिक मतलब कि जो उनकी सहायता करता है बोलकर कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसा ऐसा रखा हुआ है। जैसे अब आयत है तो उसको बताएगा कि इस प्रकार की आकृति है तो उसको बता देगा। और चौथा है लिखित परीक्षाएं। अब दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चा देख नहीं पाता है वो क्या लिखित परीक्षाएं दे सकता है? नहीं ना। तो इसका कौन सा इसमें आप बाधक के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये दृष्टिबाधित के हिसाब से सही है तीनों। दृष्टिबाधित बच्चों को में सहायता प्रदान करते हैं सीखने में। सीखने में सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन ये क्या बाधक डालता है, बाधा डालता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विथ ऑटिज्म। हमको ऑटिज्म में फोकस करना है। ठीक, पहला ऑप्शन रिपिटेटिव बिहेवियर, ऑप्शन 2 कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन 3 हाई कम्युनिकेबल स्किल, ऑप्शन 4 अर्ज फॉर फ्रीक्वेंट चेंज इन रूटीन। तो ऑटिज्म में फोकस करना है। ऑटिज्म मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराना। जैसे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये क्या होता है ऑटिज्म, मतलब पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीटिशन करते हैं। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। निम्न में कौन सा गुण प्रायः स्वाधीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? ऑप्शन 1 पुनरावृत्ति व्यवहार, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक नम्यता, ऑप्शन 3 उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, ऑप्शन 4 दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह। ठीक, तो अभी बताएं कि ऑटिज्म मतलब कि स्वाधीनता ग्रहण का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 पुनरावृत्ति। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, रेशमा started to read independently at the age of 3 and has read every book she could get her hands on. रेशमा is solving characteristic of option 1 autism, option 2 giftedness, option 3 dyslexia, option 4 intellectual disability। हिंदी में देख लेते हैं। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी। उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? विशेषता तो देख कर तो लग रहा है भैया कि 3 साल की उम्र की है और सारी किताब पढ़ ले, इसका मतलब कि वो क्या है? प्रतिभाशाली बच्ची है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 प्रतिभाशाली। ठीक, पठन वैफल्य का मतलब क्या होता है कि पढ़ने में व्यवधान आता है, मतलब सही तरीके से वो अक्षर को पहचान नहीं पाती है, तो क्या होता है? पठन वैफल्य होता है। मानसिक विकलांगता, मानसिक रूप से ग्रस्त है। स्वाधीनता भी बताए हैं कि पुनरावृत्ति करते हैं, अक्षरों की बार बार, मतलब किसी चीज़ की रिपीटेशन करती है। वो जैसे अब यही में रेशमा को बोलना हुआ तो कैसे बोलेगी स्वाधीनता में? रे 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 स मा, ऐसे ही बोलेगी स्वाधीनता में। ठीक, प्रतिभाशाली बता दें, प्रतिभाशाली का मतलब कि उनका IQ लेवल बहुत तेज होता है। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू।